अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। भाई हमने कहा था ना कि हम इफ्स एंड बट्स वाले मामले में नहीं फंसना चाहते, लेकिन फंस गए। वही हुआ जिसका अंदेशा था, जिसका डर था। इसीलिए क्योंकि हमने कह दिया था। एक तो आजकल हम जो कह रहे हैं ना कि भाई ये ना हो और ये ना हो और हम इस चीज़ में नहीं फंसना चाहते, वो हमारे साथ हो रही हैं। और समझ तो आपको आ गई होगी, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आज हमारा बड़ा ही और पता है क्या, अब डू और डाई मैच है। डू एंड डाई मैच है भाई। जीत गए तो ठीक है, और अगर बारिश हो गई जिसके इम्कानात भी मौजूद हैं और कभी इम्कानात मौजूद हैं, तो फिर रन रेट की बेस पर फैसला होगा। इफ्स एंड बट्स, डू एंड डाई, कुछ भी कह लें इसे। सो अगर रन रेट की बेस पर फैसला होता है तो पाकिस्तान हो जाएगा बाहर और श्रीलंका चला जाएगा आगे। सो ये है सूरत हाल। पता है, मुझे सुन के भी जरा अजीब लगा। मतलब हमने किस तरह से शुरू किया था और हम कितनी सक्सेसेस पे और विंस पे आ रहे थे इनटू द एशिया कप, और फिर क्या मतलब हुआ? कल मैं इंडिया को खेलते हुए देख रहा था और मैं कह रहा था इन्हें सारी मुसीबत हमारे खिलाफ पड़नी थी। मतलब सारा जोश, सारा जज्बा, सारे रन, सारी बॉलिंग हमारे ही खिलाफ याद आनी थी इन्हें। जज्बा और वो सब कुछ तो होता है, वो तो था। But you know, it didn't look like the same team yesterday. Team No, India it की हम didn't, बात and कर it रहे was a हैं। bit of a struggle for them to even do it. एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच में इंडिया ने श्रीलंका को कांटे के मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी और इट डिड बिकम फॉर अ व्हाइल कि शायद श्रीलंका जीती जाए, लेकिन खैर एनीवे हुआ नहीं। इतना कम तो टारगेट था। इतना एनीवे उस पर क्या बात है, हमारे वक्त देखो। हाँ, मतलब ये कोई बात है यार। You gotta be fair. तो इंडिया के जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम के लिए अगर मगर की सूरत हाल जो है वो ख़त्म, और डू एंड डाई जो हम बात कर रहे हैं उसकी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल आ गई है, आन पड़ी है बल्कि। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाला मैच जो है सेमीफाइनल की शक्ल उसने ले ली है। हाँ, और अगर मैच हुआ, रन रेट की फिक्र किए बगैर श्रीलंका से मैच जीतो और पाकिस्तान को आगे क्वालिफाई करने में इसी तरह से मदद मिल सकती है। अदरवाइज अगर मैच नहीं हुआ और बारिश हो गई तो फिर रन रेट के ऊपर फैसला होगा और वो नतीजा हमारे हक में नहीं भी आ सकता, इनफैक्ट नहीं आएगा। सो ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो कैंप में इंजरीज हुई हैं ना, उसने हमें बड़ा कंसर्न कर दिया है। मुझे तो नहीं याद शाहनवाज दहानी ने कब लास्ट टाइम बॉलिंग कराई थी, मुझे भी नहीं पता। और उस बीच में बुला लिए, या तो खिलाते रहे तो फिर बीच में डालें, बात है। मतलब एक दिन आप बंदा बैठा हो, उसको फोन करके कहो जी तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, ना उसकी प्रैक्टिस है, ना ही इज इन द रनिंग। इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब उसको कराएं या पहले उसको यूज टू कराते। दूसरी चीज ये लगता है कितना वेल थॉट थ्रू प्लान था। आई एम नॉट सेइंग कि था कि नहीं था, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को हिया से हुआ ले जाते हो, इतना थका दो। मेंटल फटीग भी तो कोई चीज होती है ना। कुछ मैचेस पाकिस्तान में, कुछ श्रीलंका में, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, उसके बाद बारिश की एक और टेंशन पड़ी हुई है। अपनी मर्जी से भी ये लड़के माशाल्लाह हमारे बड़े घूमते हैं और ये इधर उधर जा जाके खेलते रहते हैं। तो फटीग अगर हुई है तो इनकी अपनी वजह से हुई है, बिकॉज़ दे आर नॉट रेडी टू। लीग्स की बात कर रहे हो, लीग्स की भी बात कर रहा हूं, एंड दे आर नॉट रेडी टू। दो मुल्कों में स्प्लिट तो नहीं हुई होगी ना, दे आर नॉट रेडी टू गिव अप देयर स्पॉट। वो अपनी जगह किसी और को खेलता, पता नहीं इनसिक्योरिटीज़ हैं या क्या मामला है। नेचुरल थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन आई गेस यहाँ पर प्रोफेशनल्स कम इन टू प्ले। उनको ये बात सिखानी चाहिए। आई कैन नॉट से कि जी मैं ही खेलूंगी, मैं खेलूंगी। सिलेक्शन कमेटी भी सिलेक्शन कमेटी आपको एक मेरी बात सुने, हर दौर के मुख्तलिफ डायनामिक्स होते हैं। इस वक्त जो हमारे टीम के कप्तान और वो जो लड़के हैं उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आई वंडर कि सिलेक्शन कमेटी और दीगर मैनेजमेंट के लोगों की दे प्रॉब्ली डोमिनेट और इन्फ्लुएंस। इस पे हम जरा पूछ लेते हैं सिकू, ये तो हमारे मतलब हमारा तज्जिया है या हमारी राय है। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया फ्रॉम कोलंबो। हाँ, दोनों से बात कर लेते हैं, लेकिन पहले तो आपकी वाली बात हो जाए। सिकू, आप हमारी बात सुन रहे थे, आपको क्या लगता है ये सारे मामलात हो सकते हैं जो जिनका नतीजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है? यार देखो, मैं एक छोटे से शेर से ना आपका प्रोग्राम शुरू करता हूँ कि मैं बातें करता हूँ तो बातें बिगड़ जाती हैं। मैं बातें करता हूँ तो बातें बिगड़ जाती हैं, मेरी कोई सुनता नहीं, मैं तो मेरी बात का बुरा जरूर मान देते हैं। तो सारे लोग, ये सारी बातें जो आपने कही है ना, ये मैं कह के थक गया। मगर सारी वजह ये है कि नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड स्टेबल नहीं है। आपको यही नहीं पता कि वो मुकदमेबाजियां चल रही हैं, फिर ये चेयरमैन साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे। उन्हें सिर्फ इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड है उसको एक ही फिक्र है कि कौन कौन श्रीलंका जा रहा है, कौन कौन वहां जाकर मैच देख रहा है, कौन कहाँ जो है घूमने फिरने जा रहा है। उसके अलावा नौकरियां किसको मिल रही हैं, ये क्रिकेट बोर्ड का है। और उन्होंने बस ये कह दिया कप्तान साहब को, बस आप हमें जीत के दिखा दें, कप्तान जो करे ना करे। अभी आपने जो बातें की हैं, जो सारी बातें हम कर चुके हैं कि ये लड़के देखें, दुनिया में
काउंटी क्रिकेट होती है सबसे बड़ी। इस वक्त पाकिस्तान की कायदे-आज़म ट्रॉफी चल रही है रीजन की। हमारे 4-5 लड़के जो प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं सब वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं। किसी ने पूछा है कि वो वहां क्यों खेल रहे हैं? आप उठा के देख लें, क्रिकेट के रूल्स मंगवा लें फ्रॉम द काउंटी क्रिकेट, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ड्यूरिंग देयर सीजन वो किसी को अलाउ नहीं करते बाहर खेलना। हमारा हर लड़का बाहर खेलता है, छांगा मांगा में हो, भाई फेरू में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में, हर लीग इन्होंने खेलनी होती है। सिकंदर, हमने अपने PSL के वक्त देखा है लोगों को, फॉरेन प्लेयर्स को नेशनल ड्यूटी पे व्हेन दे आर कॉल्ड दे गो बैक। तो हमारा भी तो यही सिलसिला चलता होगा कि नेशनल ड्यूटी कम्स फर्स्ट। नहीं, देखिए नेशनल ड्यूटी के लिए तो किसी को वहां से बुलाया नहीं है, मगर आप ये कानून मंगवा लें। चले मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ, मैं मेरी कोई बात नहीं सुनता, ना कोई सुनना चाहता है। आप क्रिकेट के रूल्स मंगवा लें फ्रॉम काउंटी क्रिकेट, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया के ड्यूरिंग देयर सीजन, न्यूजीलैंड से मंगवा लें, आप भारत से मंगवा लें, वो किसी को बाहर खेलने नहीं जाने देते। आपकी क्रिकेट कमजोर हो जाती है कि जैसे मैं कह रहा हूँ हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अब जैसे कि शादाब साहब हैं, वो कहते हैं मैं तो भाई T20 का प्लेयर हूँ, मैं और कोई क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं। जब वो मतलब 4 रोज की क्रिकेट ही नहीं खेलते। इंग्लैंड की जो वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, आप उसका डेटा उठा लें, मैं अगले प्रोग्राम में निकाल के रखूंगा। मैंने निकाला हुआ है कहीं कि सब लड़कों ने 2-2, 3-300 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए। उनको इजाजत नहीं है, एवरीवन हैज टू प्ले 4-डे क्रिकेट। हमारे यहाँ ये कानून ही नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्रिकेट बोर्ड अपने चक्करों में लगा, तो चाहे वो रमीज राजा हो तो वो भी पॉलिश करके आए, उसके बाद दूसरे लोग आए, फिर तीसरे लोग आए, सबको अपनी कुर्सी की फिक्र है कि मैं अच्छा सेको, तो आप कहते रहे कि जो हमारी जो टीम है इसमें जो सही है, हमने राइटली सो सुपरस्टार इन लोगों को बनाया, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित भी किया, बट they are more powerful than the board and the management. Is that so? Do you think so? क्योंकि वो हमें लगता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस अपने ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होने देते अपने फैसलों पे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए। ये सुहेल इमरान आपको ज्यादा बेहतर जो ये मैं बात कर रहा हूँ वो बताएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुए। लड़कों पैसे मांग रहे हैं, लड़कों ने कह दिया हम जहाँ चाहे खेलने जाए, आप हमें रोक नहीं सकते। पता नहीं क्या क्या कानून है, सुहेल इमरान को ज्यादा पता होगा। सुहेल से ही जान ले। सुहेल, यू हैव बीन कवरिंग क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अभी जो टीम है हम बड़ी तारीफ करते हैं, हम बड़ा इन्हें सर आंखों पर भी रखते हैं। हाँ, हम बिल्कुल राइटली शो करते हैं व्हेन दे डू वेल दे आर एक्सेप्शनल। हमारा जबरदस्त बॉलिंग अटैक है, बट ऐसा भी है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट और द बोर्ड तकरीबन खत्म हो गया है ऑन द टीम, और बस बाबर एंड द टीममेट्स जो भी फैसला करें सरेंडर कर देती है मैनेजमेंट उसके सामने। अब्दुल्ला, जो बाबर आजम की जिस तरह आपने बात की है, डेफिनेटली जैसा कि सिकंदर भाई कह रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड को अपना नहीं पता। जब प्लेयर्स के तक ये बात पहुंचती है कि क्रिकेट बोर्ड के उसके दौरान अपने सैर सपाटे में मसरूफ हैं या वो अपनी कुर्सी बचाने में मसरूफ हैं, तो वो ज्यादा एम्पावर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने मैदान में खेलना है, हम ही फेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। तो डेफिनेटली उनमें वो वाली चीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो आ जाती है। लेकिन अगर हम उसको रिलेट उनकी परफॉर्मेंस के साथ करें तो मैं नहीं समझता कि उनके जो वो वाले जो नेक्सस वो बना लेते हैं फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि परफॉर्मेंस नो डाउट इंडिया के खिलाफ मैच में बुरी रही थी, हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई। कल श्रीलंका के खिलाफ इंडिया की बैटिंग जो है वो फ्लॉप हुई है। लेकिन इस तरह ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। जो इन्फ्लुएंस वाली आपने बात की है कि जो प्लेयर्स सिर्फ अपनी मनपसंद के प्लेयर्स को अंदर आने देते हैं, उनकी एक ग्रुपिंग होती है, वो ज्यादा बाख्तियार होते हैं फैसले करने में। 2-3 लोग मिकी आर्थिक के साथ जो करीब हो गया या ग्रांट ब्रैडमैन के साथ जो करीब हो गया, बाबर आजम के करीब जो हो गया, उनको फायदा जरूर पहुंचा। लेकिन उस चीज का मैं नहीं समझता कि ये जो पिछली परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर फर्क पड़ा है या इससे पहले कोई इस चीज का पड़ा होगा। लेकिन फैसला साजी में डेफिनेटली जब प्लेयर्स ये देखते हैं कि उन्हें क्रिकेट बोर्ड जो उनका है वही स्टेबल नहीं है, वो वहां पर मजबूत शख्स नहीं बैठा हुआ, तो प्लेयर्स वैसे मिकी आर्थर की आपने बात की, मिकी आर्थर हैं किधर, वापस आ गए या फिर अभी तक वहीं अपनी आदत ड्यूटी पर हैं? ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबका मैनेजमेंट ने हाइब्रिड फार्मूले का फैसला किया था कि कुछ मैचेस लाहौर में हो और फिर पाकिस्तान में हो, कुछ श्रीलंका में हो, और वो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको मिकी आर्थर साहब जो है वो पिछले जब से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, मेरा ख्याल है 12-15 रोज के लिए पाकिस्तान टीम के साथ रहे। उनकी वर्चुअली कोचिंग हो रही है, वर्चुअली, ठीक है। अब वो सिर्फ 23 अगस्त से 3 सितंबर तक जब इंडिया का मैच हुआ उससे उसी रात को वो यहाँ से कोलंबो से वापस इंग्लैंड चले गए थे। अब
इतना अहम टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप से पहले आपका टूर्नामेंट है, वो आपके डगआउट भी नहीं है टीम डायरेक्टर आपका, और टीम डायरेक्टर से आप क्या लेंगे वहां पर व्हाट्सएप के ऊपर, आप वर्चुअली जूम के ऊपर आप लेके कितना को कोचिंग करवा लेंगे? अब तो उनके बारे में यही उनका प्लान है कि इंडिया जाने से पहले वो आएंगे, टीम को ज्वाइन करेंगे, फिर विक्की आर्चर साहब जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान वहां भी मौजूद होंगे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसके साथ भी वो जाएंगे। लेकिन अच्छा जी सोहेल, थोड़ा सा कमिंग बैक टू द बोर्ड, क्योंकि हमें प्लेयर्स भी थोड़े से लैक्स नजर आ रहे हैं, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि थोड़ी सी अपनी मर्जियां चल रही हैं, कोच है नहीं इधर। बोर्ड की से तो हमने देख ली है, इसको तो से कहना नहीं चाहिए, जो कि लिटरली अपनी मनवा नहीं सके कि एशिया कप होगा किधर। दिस वाज अ बैड आइडिया श्रीलंका में होना, एंड नॉट जस्ट फॉर अस। मेरा ख्याल है कि बाकी मैचेस भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं इस वजह से। हमें आगे का भी नहीं पता कि कब होंगे, हो पाएंगे या नहीं बारिश की वजह से। तो बोर्ड नीड्स टू पुल अप इट्स एक्ट एज वेल, कि उनका उस तरह इन्फ्लुएंस ना प्लेयर्स पे है ना डिसीजन मेकिंग पे है, तो उनको भी कुछ करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी जो बात है वो सिकंदर भाई आपने शुरू की थी कि वो तो उनको अपना नहीं पता कि हमारी ये कुर्सी बचनी है या नहीं बचनी, क्योंकि अदालत में मुकदमे पड़े हुए सारे के सारे, वहां पर उनको स्टेज मिले हुए, कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बातचीत होते हुए कम अज कम 2 महीने हो चुके हैं, और तो क्या डेडलॉक क्या है? हाँ, उनके 2-3 ऐसे इश्यूज हैं जिसमें एक लीग में पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा 2 लीग्स वो मानते हैं, तो एक कैटेगरी के एक प्लेयर, ठीक है। उसके साथ साथ उनके जो कमर्शियल राइट्स हैं जिसमें उनको अर्निंग होती है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी होती है, उसमें वो अपना हिस्सा चाहते हैं। और उसके अलावा जहां जहां से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू मिलता है उसमें भी वो अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं, जैसे दूसरे बोर्ड में होता है। इन 2-3 चीजों के ऊपर जो कि बड़ी अहम है, उनके ऊपर डेडलॉक पाया जाता है, और उसकी वजह भी यही है कि जब क्रिकेटर्स को पता है कि ये बोर्ड जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, तो वो लिंगर ऑन करते जा रहे हैं, हाँ ठीक है कर लेंगे, देख लेते हैं। लेकिन इसमें डेडलॉक पाया जाता है। 30 जून के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए में 1 महीने की उन्हें वो दी गई थी, एक्सटेंशन दी गई थी, जो कि 31 जुलाई को खत्म होना थी, और उसके बाद से वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है तो जो डिमांड्स हैं, आई एम सॉरी सिको, हम आपके पास वापस आ रहे हैं। जो डिमांड्स ये जो बता रहे हैं, दुनिया में क्रिकेट बोर्ड्स में ये मॉडल है जो हमारे प्लेयर्स की तरफ से डिमांड की जा रही है, या जरा नई चीज लेकर आए हैं सामने? हर चीज का मॉडल बना हुआ है। आप काउंटी, मैंने आपको कहा ना कि आप काउंटी क्रिकेट से जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से सबसे मंगवा लें, सबका फॉर्मूला बना हुआ है। मगर हमारे जो लाडले हैं वो इसलिए लाडले बनते जा रहे हैं, जो भी सुनील इमरान ने बताई बात कि क्रिकेट बोर्ड ही स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और फैक्टर है, इस पर भी आप सुनील इमरान की राय लीजिए कि इन लड़कों के बड़े पावरफुल किस्म के एजेंट्स हैं। ये एजेंट्स जो है ना, इनको कमीशन मिलता है जब लड़के कोई चीज साइन करते हैं। इन्होंने लड़कों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कप्तान का जो एजेंट है वो कहता है लड़कों से तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करके दूंगा, और वो कप्तान से कहता है यार इसको रखना है नहीं रखना। उस एजेंट का इन्फ्लुएंस जो है क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा हो गया है। अब क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो कमीशन वो कहता है कि जब आप इश्तिहारात करेंगे हमें उसका शेयर दें, व्हाटएवर, आई डोंट नो कि वो दूसरी ममालिक में होता नहीं होता। तो ये जो एजेंट है ये पावरफुल हो जाते हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो देखिए एजेंट का होना जरूरी भी होता है, बिकॉज़ अदरवाइज ये जो जितने भी टीवीसीज हैं या कमर्शियल्स हैं, मार्केटिंग है, और कौन नेगोशिएट करेगा? अच्छा, ये कन्वर्सेशन थोड़ी सी बिफर गई है, वी नीड टू ब्रिंग इट। तो ना हो जाए ना कि वो जाके कहें कि हमारे लड़के को प्राइम मिनिस्टर बना दो। राइट सिकंदर, सेनेट में बिठाओ। अच्छा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैच व्हिच इज टुमारो, क्योंकि विद ऑल द इंजरीज हैपनिंग और बहुत हमने बहुत फैला दी है, इसको जरा वापस ले आते हैं कि कल हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी। आई मीन अभी हारिस की इंजरी, नसीम आउट ऑफ ऑर्डर, धानी को बुला लिया है। सिकंदर, क्या आपको लग रहा है कि कल की लाइनअप क्या है? देखो, अभी जो आप इंजरीज की बात कर रहे हो ये इसी वजह से तो हुई है कि आप अननेसेसरी कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, और पता नहीं ये श्रीलंका में जो टीम चल रही थी लीग्स, ये सब खेल रहे हैं यार। एक जिस्म है, एक इंसान की एक जिस्म है, एक नेचुरल चीज है, वो थकती है, उसमें इंजरी होने के चांसेस बन जाते हैं। जब हाई टेंशन मैच होते हैं जैसे भारत से हुआ, जब आपके नर्व्स स्टिफ होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो फिर इंजरीज होना मस्ट हो जाती हैं। अब इससे हमारा जो सबसे मेन वेपन था वो हमारे 3 फास्ट बॉलर थे। हम दुनिया के सबसे बड़े फास्ट बॉलर में से 2 उड़ गए। अब मुझे बताइए कि अब क्या रह गया आपके पास?
आपके पास वो एक रह गया शाहीन, अब आप बुला रहे हैं उसको जमान खान का तो हम बहुत पहले से कह रहे थे, ये लोग सो रहे थे, इन्होंने वसीम को रखा, उसको खिलाएं, उसको खिलाएं। That's right, देखें असूलन अगर कानून के हिसाब से इखलाकी तौर पे आपको वसीम को खिलाना चाहिए, ही इज विद द टीम, ही वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उसको आप खिलाएंगे। और अगर तीसरा बॉलर लेते हैं तो फिर आप जो है जमान खान को खिलाएंगे। मगर कल को जो पिच देखी हमने श्रीलंका ने जिस तरह बनाई, जितना स्पिन हो रहा था, इतना मारना मुश्किल हो रहा था, वहां फास्ट बॉलर का काम कम था बल्कि स्पिनर्स का काम कम ज्यादा था। तो क्या आप 3 फास्ट बॉलर प्लस फहीम अशरफ खिलाएंगे या फहीम अशरफ खेलेगा और 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे? ये 3 फास्ट बॉलर हो गए आपके, एक स्पिनर को आप ऐड करेंगे इसलिए कि स्पिनिंग ट्रैक है। खुदा के वास्ते उनसे कहें कि पहले टीम अनाउंस ना करें। अब ये तो सुहेल ही हमें बता सकते हैं बिकॉज़ ही इज देयर इन श्रीलंका। राइट, सुहेल आप बताएं कि क्या सोचा जा रहा है वगैरह जो सोच रहे हैं, ऑब्वियसली नए रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को बुलाया भी गया है, जिनकी फॉर्म खराब है उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्या नजर आ रहा है आपको? ये भी आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग का सेशन है शाम के औकात में, और लाइट्स में पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करना चाह रही है, इसी वजह से शाम का वक्त रखा गया है। डेफिनेटली जैसा कि पिचेस हैं पिछले 2 मैचेस में हमने देखा, जैसा कुलदीप यादव ने डोमिनेट किया और कल श्रीलंकन स्पिनर्स ने और उसके बाद इंडियन स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग किया, तो अब तो ऐसा इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगी। डेफिनेटली मोहम्मद नवाज जो है लेफ्ट आर्म, वो टीम में वापस आएंगे। इसी तरह फखर जमान जो है उनकी फॉर्म जो है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह वो पहले करते आ रही है इस साल में, उनको भी अलाव नहीं किया उसके लिए, लेकिन लग भी रहा कि उनके एतमाद को जो है वो शाकर किया जाएगा। इतने अहम टूर्नामेंट से पहले उसके ऊपर डिफेंड करने की कोशिश कर रही है टीम मैनेजमेंट। लेकिन सलमान अली आगा जिनके नाक पर चोट लगी थी और उनके चेहरे पर स्वेलिंग थी, कल रात की लेटेस्ट हमारी उनके साथ टीम मैनेजमेंट के साथ बात हुई थी, उनकी डाउटफुल है, साउशकील उनकी जगह पर टीम में वापस आ सकते हैं। इसी तरह फास्ट बॉलिंग में दूसरा नसीम और हारिस रऊफ का है। तो आज शाम को जब ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि पाकिस्तान किस बॉलिंग अटैक के साथ इस अहम मैच में जो सेमीफाइनल शादाब की जगह उसामा को भी लिया जा सकता है, ऐसी भी चेंजेस होंगे। ये बाबर आजम के लिए बड़ा हिम्मत वाला फैसला होगा अगर वो शादाब खान जो के वाइस कैप्टन भी है और उनके करीब भी है, बहुत बड़ा फैसला होगा अगर शादाब खान को ड्रॉप करके उसामा मीर को उठाया जाता है। आई गेस ये फैसला शायद नहीं होगा। Whatever the need of the play is, तो वैसे फैसले होने चाहिए, होने तो चाहिए। मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी शेर ना कहिएगा आप। शेर मैं नहीं कहूंगा, वो मैंने लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा दोबारा। अच्छा, ये एक्चुअली जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में और आखिरी लम्हे में आ जाते हैं तो बड़ी चेंजेस ना करें, ये मेरी एडवाइस। इसलिए ना करें एडवाइस, चेंज के लड़के खेलते हुए आ रहे हैं ना, एकदम से आपने चेंज किया ना तो फिर वो फिर गले में पड़ जाएगा कि आपने आखिरी मैच में क्यों चेंज कर दिया। आप इन्हीं लड़कों के साथ जाएं, मगर एक स्पिनर खेलना है एक्स्ट्रा, एक सलमान अली आगा की जगह एक लड़का आना है, वो साउथ शकील हो सकता है आ जाए, एक स्पिनर वो आ जाएगा और आपके 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, तीसरा फहीम अशरफ होगा और इन्हीं लड़कों को खिलाएं। कोई जरूरत नहीं है फखर को ड्रॉप करने की किसी और को, इनकी फॉर्म नहीं है, वरना फिर एक इश्यू खड़ा हो जाएगा। लेट देम प्ले ताकि फुल एंड फाइनल मतलब एक फैसला हो जाए। वो रन्स करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते तो उनको फारिग करें। राइट, चेंजेस कैन कम लेटर। फिर बाद में आप करें, इसलिए कि अगर अभी आपने चेंज किया तो लोग सारी दुनिया कहेगी क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। हाँ, मतलब ये टूर्नामेंट अब गुजरने थे, हाँ, मतलब और आगे वर्ल्ड कप पे नजर रखनी चाहिए मेरा ख्याल है। और दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू इमरान। A lot needs to be seen कि क्या होगा। The irony is while getting into नहीं मेरे के पास कहाँ शेर है। So while getting into the Asia Cup हम ये बात कर रहे थे कि how well gelled this team is and how good it's working, and it has been for the longest time. But it's not working now. और वो फटीग वाला एलिमेंट जो है ना, एक ही मैच हमारा बुरा गया है, कल इंडिया ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, so it is okay. Let's be a little easy on our boys. So yes, इंशाल्लाह आगे बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, फॉर्म वापस आएगी। अगर मुझे लगता है कि कहीं बस यही बातें उनके इर्द गिर्द होती रहेंगी और सुनते रहेंगे, वैसे आई एम श्योर वो टीवी वगैरह नहीं देखते होंगे, अब तक तो नहीं सुनते होंगे। हाँ, नहीं सुन रहे होंगे, तो
इट गेट्स ऑन यू और आगे बढ़ना है, बेहतर करना है, जो हो गया। एंड बाबर की हमने अक्सर मोटिवेशनल स्पीचेस जो वो ड्रेसिंग रूम में देते हैं वो सुनी हुई है ना, सो यस होपफुली दैट वुड वर्क। अगर हमें इतनी जोर की वो हार लगी है इंडिया से तो उनके को क्या फीलिंग होगी, सोचिए। दिल पे चोट लगी है हमारे, दिल पे चोट लगी है हमारे। आपके बल्दिया फैक्ट्री पर सिंध हाई कोर्ट के फैसले की बात की थी। MQM की क़यादत को मुलव्विस। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में करार देने के बाद मुत्तहिदा की क़यादत अपने दिफा में मसरूफ़ है। MQM पाकिस्तान ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में सज़ा पाने वाले अपने साथियों को तनहा ना छोड़ने का ऐलान करते हुए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। हालांकि ऑलरेडी कितनी JITs इस वाक़े पर बन चुकी हैं। सुनिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है। बड़ी समझदारी और मनसूबाबंदी के साथ ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें MQM के 2 कारकुनों को, जुबैर भाई को और रहमान भाई को सज़ाए मौत दी गई कि इन दोनों साथियों को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनको इंसाफ दिलाने के लिए जहां जहां अदालत की गुंजाइश मौजूद है हम जाएंगे। कल एक मौजूद जज ने पूछा था कहाँ है MQM की क़यादत, यहाँ है MQM की क़यादत, आप बुलाइए हमें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानाए बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया और साथ ही आपको बता दें कि फैसले में लिखा गया है कि बज़ाहिर ये सानेहा MQM की क़यादत की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता था। दिलचस्प बात यह है कि बानी MQM को हटाकर बाकी तमाम क़यादत आज भी तकरीबन वही है जो सानेहा बल्दिया के वक्त मौजूद थी। MQM पाकिस्तान अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात और माजी के वाक़यात में उलझी है और उधर कराची के बुनियादी इशूज़ पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी बढ़ चढ़ कर सियासत कर रहे हैं। और अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान ने कराची के लिए बिजली यूनिट की कीमत बढ़ाने की समरी पर नेपरा समात में शिरकत करके कराची वालों के मौक़िफ़ का दिफा किया है, जबकि बिलावल भुट्टो भी मुस्तकिल कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए बातें कर रहे हैं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी सी। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, आप कह रहे थे कि खालिद भाई कह रहे थे कि भाई 2 हमारे कारकुनान हैं उनको नहीं छोड़ेंगे तनहा और उनको सज़ाए मौत देकर उन्होंने जो फैसला सिंध हाई कोर्ट ने दिया उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लोअर कोर्ट से फैसला आया, उसको फिर कैरी ऑन किया और जो चौकीदार थे वो बरी भी हुए। ये 2 जो लोग हैं इनकी सज़ाए मौत बरकरार रखी गई है। ज़ाहिर 2 फोरम्स पर तो अपने मामला तय हो चुका है। मुतअद्दिद JITs और साथ ही साथ MQM को बतौर जमात इस वाक़े में, इस सानहे में, वाक़या का कहें सानहे में मुलव्विस करार दिया गया है कि बग़ैर कायदीन की ईमा के ये नहीं हो सकता था। सो जब इतना कुछ हो गया और मुतअद्दिद JITs की रोशनी में अदालत ने फैसले कर दिए, तो आप लोगों को ज़रा देर से याद आया है या अब याद आया है या अब ज़रा ज़ोर से कह रहे हैं कि हम तो थे नहीं, ना हमारे कारकुन हैं, ना हमारी क़यादत का, ना हमारी पार्टी का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है? ऐसे ही है? नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, 7 सालों से मैं ये वाली बात कह रहा हूँ और मैं 7 सालों में ऑन रिकॉर्ड हूँ। आपको बहुत सारी फुटेजेस मिल जाएंगी। एक चीज़ पहले कह दूँ मैं, एक बड़ी अजीब सी बात है ना कि मुझे लोग जानते हैं इस शहर के हवाले से, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ 260 लोगों के कातलों का दफा करने के लिए, ऐसे ही, और उस पार्टी का मेंबर बन के बैठा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्दुल्ला साहब कि अगर मुझे मौत याद रहती है हर वक्त और मुझे ये ख्याल है कि मैं इसमें से एक आदमी की भी मौत का बर्डन अपने शोल्डर पर लेकर नहीं जा सकता। अगर मेरा सगा भाई भी इन्वॉल्व हो ना इनके जलाने में, एक बंदे को भी, उसका भी दफा ना करूं मैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा 1.1% अगर ये मार्जिन दें कि ये वाक़या ऐसा नहीं है जैसा ये बताया जा रहा है, तो फिर कितना बड़ा जुल्म है उन लोगों के साथ जो 260 लोग मरे, उनके असल कातिल पे नहीं जा रहे, और फिर उसकी वजह से जो आप नए लोगों को सज़ा दे रहे हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया, तो ये तो, और फिर मुझे उसका एक्सेस भी है, उस इंफॉर्मेशन पे एक्सेस। मैं वो, आपने डेफिनेटिव फैक्ट्री नहीं देखी होगी, मैं आधे 35-40 मिनट के आग के फ़ौरन बाद हम वहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे थे। मैं उसमें शामिल हूँ, 2012 की बात है। मैं रेस्क्यू का काम कर रहा था वहाँ पर, मेरी निज़ामत ख़त्म हुई थी थोड़े दिन पहले, और वहाँ पर फिर फायर ब्रिगेड वालों को ये वो सारी कहानी, वो एक जेल नुमा बिल्डिंग है वो, उसके ओनर्स ने, उसके चूंकि कॉर्नर का वो प्लॉट है तो उनके यहाँ थेफ्ट होती थी वो गारमेंट्स की, तो उसने क्या किया, खिड़कियों के शीशे निकालकर उस पर शीट लोहे की लगवाकर वेल्ड करवा दी, 2 और दरवाजे उसको वेल्ड करवा दी। 180 लाशें
ऊपर भागते हुए लोग जो कि ऊपर छत पे जाना चाहते थे उसकी सीढ़ियों के साथ वो मिले। एक वुडन फ्लोर उसने वुडन फ्लोर नीचे लगा दिया। जो पहली जीआईटी है, दूसरी जीआईटी, उसने क्लियर ये बात कही कि ये फायर इंसिडेंट हुआ है आग इस पे शॉर्ट सर्किट की वजह से, और उसकी वजह से आग पकड़ी। और ये सारा तनख्वाह दी जा रही थी उस दिन शाम 5 बजे का, 2700 लोग काम कर रहे हैं शाम 5 बजे के टाइम, और आग लगाने लोग आ रहे हैं। इमेजिन करें कि आग लगाने आ रहे हैं, तो 2700 लोगों ने अपने हाथ बनवा लिए और कहा कि हमें जला दो। एक कोई छीना झपटी नहीं है, कोई जान नहीं बचा रहा, कोई किसी को पकड़ नहीं रहा, कोई किसी को जो है वो रोक नहीं रहा। एक गेट है जहां से एंट्री है, एक एग्जिट है। जेल-नुमा फैक्ट्री है, बाहर से कोई भी दीवारों को तेल छिड़क के आग लगा के चला जाए, बाहर तो आग पहुंच जाएगी। नहीं, बाहर से नहीं लगा, अल्टीमेटली तो अंदर आग पहुंच भी जाएगी। बाहर से नहीं पहुंची। ये नहीं, कोई जीआईटी नहीं कह रही कि आग बाहर से लगी। मतलब जीआईटी ये भी तो कह रही अल्टीमेटली सबूतों की रोशनी में और जीआईटी की इन्वेस्टिगेशंस की रोशनी में ही अदालत ने मेरी सुन लीजिएगा तो आपको वाज़ेह हो जाएगी बात, फिर आप डेफिनेटली इस पे कह सकते हैं लोगों की अपनी राय। तो एक एंट्री है और एक एग्जिट है। उस एंट्री पे 4 चौकीदार बैठे हुए हैं, पश्तो स्पीकिंग है सारे चौकीदार, वो मैं आपको ये भी बताता चलूं। और ऊपर कैमरा लगा हुआ है उनके, जो आ रहा है जो जा रहा है उनके पास खाते पे एंट्री हो रही है। वो जो है वो एविडेंस देने वाले लोग हैं चारों के चारों कि कौन अंदर गया कौन। उनके पास एविडेंस नहीं कि कोई अंदर गया, तो उन्होंने क्या किया, पहले 10 साल पहले 2012-13 में उन्होंने उनको ही मुल्जिम करार, चारों को 25-25 साल की सजा दे दी। अभी जाकर 10 सालों के बाद उनको छोड़ा है। 60-60 साल की उम्र है उनकी, उम्र कैद हुई थी, उम्र कैद हो गई, 25-25 साल उनको दे दी सजा। इशू क्या है, इशू इस पूरी जीआईटी को, तीसरी जीआईटी को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलता है कि सारे कैमरे इंटैक्ट थे, रीलें इंटैक्ट थी। आज तक अदालत में एक फुटेज शो नहीं की गई है, एक तस्वीर नहीं दिखाई गई है, एक वीडियो। आपका एक फोन छिनता है, आप दिन भर टीवी पे दिखाते हैं, आपके किसी खातून को कोई छेड़कर तो जाता है। कहना चाह रहे हैं एमक्यूएम को फ्रेम किया गया, फ्रेम किया गया एमक्यूएम को। देखें, पहले जब ये आग लगी है, जो 2 जीआईटीज बनी हैं, और उसके ऊपर ये फाइंड आउट हुआ कि भाई ये इस मालिक की गलती से ये आग लगी है और उसने जो ये हुलिया बना रखा था उसकी वजह से लोग मरे। सर एमक्यूएम कहां से आ गई सारे? कोई भत्ते की पर्ची नहीं थी, कुछ नहीं, नहीं दी भत्ते, मैं अर्ज कर रहा हूं। उसके बाद ये अरेस्ट हुए, शाहिद भायला और राशिद भाईला अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट होकर जो है वो जेलों में थे, यहां से उनकी बेल नहीं हो रही थी। अहमद चुनाई साहब जो कि उस वक्त सीपीएससी के चेयरमैन थे, बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते थे, वो जाकर लाड़काना से, उनको बुलाएं ना, पूछें, लाड़काना से वो इनकी बेल करा के लेकर आए। बिजनेस कम्युनिटी के लोग उस वक्त लाड़काना से जाकर उनकी बेल करा के लेकर आए। वो जब बाहर निकले और आने के बाद भी उन्होंने कोई ऐसी बात, 2013 में 14 में जब एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ एमक्यूएम के ऊपर, तो एक बंदा है रिजवान कुरैशी, वो कहीं से बल्दिया का नहीं है, वो सोसाइटी सेक्टर का हमारा कारकुन है, वो पकड़ा गया 3 सालों के बाद। ये जीआईटी शुरू हो रही है उसके नाम से कि हियर से रिजवान कुरैशी अपनी किसी और इन्वेस्टिगेशन में ये कह रहा है कि मैंने किसी से सुनी और उसने किसी से सुनी ये बात कि ये आग जो 3 साल पहले लगी है वो एमक्यूएम ने लगाई, यहां से जीआईटी शुरू हो रही है। और उसका विटनेस कौन है सबसे बड़ा, एक उसमें जीआईटी में लिखा हुआ है कि एक बंदा जो कि वर्कर है, जो चर्स पीने वाला है, लिखी हुई जीआईटी में बात। वो चर्स पीने के लिए जब उस गोडाउन की तरफ गया है तो उसने देखा कि असगर ये आप अपना मुकदमा यहाँ पेश कर रहे हैं, ये सारी बातें सालों ये समातें हुई हैं अदालतों में, लोअर कोर्ट में भी और हाई कोर्ट के लेवल पे भी। क्यों नहीं आप लोग कन्विंस हर बात आपके वकील क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? यही तो हमारी जो है वो जो है जिसे कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन कह लें। अभी जब ये हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जज कह रहे हैं विटनेस उनसे, मुकदमा बनाने वालों से, भाई कोई वीडियो है? कह रहे नहीं, नोटेड। उन्होंने कहा जी कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट है? नहीं है, नोटेड। हम समझ रहे हैं कि तो जबरदस्त मुकदमा चल रहा है, कोई सबूत ही नहीं है। उसके बाद जब जज ने फैसला दिया है तो वो जो तमाम क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने किए वो कहीं प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। वो एज इट इज, वो जो जीआईटी पहले बनी हुई है वो जीआईटी उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दी। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, हम अभी चंद सालों पहले की बात है, आसिम हुसैन, डॉक्टर आसिम हुसैन, जानते हैं ना सब लोग, इसी टीवी पे स्क्रीन पे वो बैठकर बताते 445 अरब रुपए के गबन का मुकदमा बना उनके ऊपर, और उनकी वीडियो चल रही थी बाकायदा एक्सेप्शन कर। आज वो जीआईटी कहां गई? इसी जीआईटी का जिक्र था, 445 अरब रुपए। जीआईटीज में कोर्ट की लॉ अगर आप बात करें, जीआईटीज के ऊपर कभी भी जो है वो कोई फैसले नहीं होते। ये वाहिद केस है पाकिस्तान का जो जीआईटी पे फैसला। अच्छा, मेरी सारी बातें छोड़ देते हैं, हम यहां पर अफसोस कर रहे हैं ना 260 लोगों के मरने पे, शहीद होने पे, उनकी जाने जाने पे। तो कल के फैसले पे तो उनके लवाहिकीन को बड़ा खुश होना चाहिए।
कोई एक आवाज़ आई है कहीं से कि हाँ हमें हमारा हक मिल गया? एक आवाज़ आई? नहीं आई। क्यों? ये मेरे पास किताब है। ये किसकी किताब है? ट्रांसनेशनल लीगल एक्टिविज्म इन ग्लोबल वैल्यू चेन। जी, वो वकील साहब। ये कौन है? ये किताब किसकी है? ये किताब उसकी है जो 260 मरने वाले लोगों का वकील है, उसका नाम है फैसल सिद्दीकी। नॉट एन एमक्यूएम गाय, एंटी एमक्यूएम गाय, प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ दिस कंट्री। वो इस किताब में लिख रहे हैं कि ये टेररिज्म का वाकया नहीं है, ये इंसिडेंट है। और दोनों लोग कल्प्रेट, उसमें ये हवाला दे रहे हैं कि जो एमक्यूएम के खिलाफ 2013 में जब आर्मी ऑपरेशन शुरू होने वाला था, उस वक्त इसको कन्वर्ट किया गया है। वाहिकीन के वकील का ये मौक़िफ़ है। आपकी पार्टी ज़ाहिर है अपना दिफा करने की कोशिश करती रही है, तो फिर भी आपके ख्याल में आपको पॉलिटिकली विक्टिमाइज मुबैना तौर पर करने के लिए ये फैसले पता है क्या, मैं ये पार्टी की भी अगर बात होती ना तो मैं शायद जो है वो मैं इस पे और चुप रहता। लेकिन ये बात है, देखिए, मेरी कम्युनिटी की, ये बात दो लड़कों की नहीं है, ये बात मेरी कम्युनिटी की है। आज हम 40-50 सालों के बाद जब मौरख लिखेगा ना, तो लिखेगा कि मैं उर्दू बोलने वाला मुहाजिर हूँ। कहेगा मुहाजिर ऐसे होते थे कि जो भत्ते के लिए 260 लोगों को जला देते थे फैक्ट्री में बंद करके। मैं इसलिए आज बोल रहा हूँ कि इसको, इस रिकॉर्ड को सही होना चाहिए। और फिर मुझसे ये सवाल जवाब होगा मरने के बाद कि अगर तुझे ये बात, देखें भाई, ना माँ सिद्दीकी मेरा रिश्तेदार है, ना ये रहमान भोला मेरा रिश्तेदार है, ना कोई और, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बहुत आराम से अपने आप को हम बचा सकते हैं। ये वाली एमक्यूएम भी बचा सकती है। लेकिन हम सब लोग इसलिए बात कर रहे हैं, एंड थैंक्स गॉड कि सब लोग बात कर रहे हैं, इसलिए बात करें कि ये बात गलत है। कोई एविडेंस नहीं है इसकी, कोई कहीं से एक भाई, अगर इतनी बात हो रही होती एमक्यूएम से, इतनी हमदर्दी तो नहीं है ना। आपके टीवी के कैमरों पे दे रहे होते हैं ना, ये सारा चला रहे होते हैं ना, सब कुछ। ये नहीं है, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। और सोने पे सुहागा जो कि मरने वालों का वकील है, वो कह रहा है कि ये मारने वाला जो फैक्ट्री का ओनर है। अच्छा, फिर फैक्ट्री का ओनर कहाँ है आज, कोई ये पूछे? वो मुल्क से बाहर है। अच्छा, हम इसी डिस्कशन को जरा आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके कुछ मुतालबात भी हैं। आपने कहा जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दो चीजें कर रहे हैं इस पे हम। जी, इस पे हम मुस्तफा भाई एक ब्रेक लेनी है हमें, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। लेकिन एट द सेम टाइम, इज इट नॉट हाई टाइम, वी आर लिविंग इन 2023, कि हम एक दूसरे को मतलब ये लेबल्स से अब आगे बढ़ जाएं कि उर्दू बोलने वाले महाजिर, हमारे वालिदैन के भी वालिदैन ने शायद क्या यकीनन हिजरत की थी, लेकिन हमारे वालिदैन भी यहाँ पैदा हुए, हम भी यहाँ पैदा हुए, तो हम कोई ज़ुबान बोलने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन हमने तो हिजरत नहीं की है। हाँ, बट हिस्ट्री इज टेस्टमेंट के आप पिछली दिहाइयाँ भी देख लें तो इसी तरह लोगों को याद किया जाता है। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग इज अनदर स्टोरी। लेकिन ये मेरी ओपिनियन है, की अपनी ओपिनियन है, इसी तरह फॉरवर्ड होती है। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। इनका मौक़िफ़ ये है कि ये फैसला शवाहिद की रोशनी में इनके मुताबिक नहीं किया गया। इसको आगे चैलेंज भी करेंगे, लेकिन बात यह है कि अदालत में ये जो यहाँ बैठकर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, ये वहाँ साबित नहीं कर पाए। अभी आगे का क्या प्लान है, क्या मुताबिक? देखिए, हम तो इसकी रिव्यू पे जा रहे हैं जज साहब के डिसीजन के खिलाफ इसी हाई कोर्ट में। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर उन्होंने हमें आर्गूमेंट में विटनेसेस पे हमें नॉकडाउन कर दिया। सारे विटनेसेस जो है वो हमारे हक में, कोई विटनेस ही नहीं इनके पास। लेकिन जब फैसला लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं, नहीं, उसका बैकग्राउंड भी हमें पता चल गया। जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो किसी, ऐसा लगता है कुछ सियासी पार्टी लिख रही है फैसला, मेरी कोई सियासी पार्टी। खैर, हमने बैकग्राउंड भी चेक करा ली, वो अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा। दूसरी बात है कि हम रिव्यू पे हम जा रहे हैं, अपील में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो दो जगहों पर हम केस को फाइट कर रहे हैं। एक इसी हाई कोर्ट में कि ये उन्होंने बातें लिखी हैं ये ठीक नहीं है, दूसरी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन इसमें अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक पॉइंट रेस करना चाहता हूं कि देखें, मैं अगर आपसे ये बात कर रहा हूं या मेरी एमक्यूएम के लोग, हम कौन लोग हैं? हमने अल्ताफ हुसैन साहब को उस वक्त चैलेंज किया शहर में जब उनका नाम कोई ले नहीं सकता था। तो हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर वहां से कोई गलती हो रही थी तो हमने उनको भी नहीं बख्शा, हमने वहां उन्हें चैलेंज किया और खड़े हो गए। जब आप सच बहुत देर से देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी उस वक्त 2013 में, 2015, 2016 की बात है। तो जब हमने ये कर दिया है तो आप हमसे ये वाला काम ना करवाएं, हमें पुश टुवर्ड्स द वॉल ना करें। मेरी तमाम लोगों से बहुत मौदेबाना गुजारिश है। अच्छा, अब तो आपको लगता है कि आपको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, बट आपको पता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ये प्लीज बंद कर दें। बहुत ज्यादा वायलेंस एसोसिएटेड रहा है एमक्यूएम के साथ।
एमक्यूएम के ऊपर भी वायलेंस हुआ है ना, आपने 10 साल देखिए 86 से शुरू कर लेते हैं ना, 86 कस्बा अलीगढ़ पे जो है वो 7 घंटे तक आप जो है वो पूरी आबादी को जला रहे हैं, मार रहे हैं, 600 लोग एक दिन में मारे जाते हैं। 14 दिसंबर 1986, आप 15 दिसंबर का अखबार उठा के देख लें, 88 में आप पक्का किला में ऑपरेशन करते हैं, औरतों को और बच्चों को मारते हैं। उसके अलावा अच्छा हम नहीं कह भाई सर, फिर वो तारीखें हैं तो फिर बहुत सारी तारीख, वो बहुत सारी तारीखें, उसके पास बहुत सारी चीजें, उसके बाद बहुत सारी चीजें एक तरफा ना जाए ना, फिर एक तरफा ना। अब जिस तरह से ये जज साहब ये कह रहे हैं एक जुमला कि भाई ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता कि पार्टी के बगैर ये एमक्यूएम वालों ने आग लगाई हो। तो अगर मैं कहूं, अगर तो आप एमक्यूएम वालों ने लगाई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये कहूं कि फिर ये जो जहाज अगवा हुआ था तो फिर पीपल्स पार्टी ने अगवा कराया होगा। फिर जो 27 दिसंबर को जो लोग यहाँ पे जलाए गए थे मोहतरमा की शहादत पे, तो सारी क़यादत के कहने पे हुआ था, तो ये वाला फैसला क्यों नहीं आता कभी? अच्छा, अब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की आप बात कर ही रहे हैं, पीपल्स पार्टी एंड जेआई सीम्स टू बी द टू इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन एज फार एज कराची की लोकल पॉलिटिक्स इज कंसर्न, जहां पे मेजर फैक्टर एमक्यूएम वर्सेस जेआई होता था यूजुअली। सो आप लोग किधर हैं सर? क्योंकि एमक्यूएम लगता है इस वक्त जरा प्री ऑक्यूपाइड है इन चीजों। आपको नहीं ऐसा नहीं है, आपको ये तो खबर होगी ना कि 70 यूनियन काउंसिल्स डिलिमिटेशन में पीपल्स पार्टी ने कम कर दिए थे, हमने उस पर फाइट बैक किया, उन्होंने 53 यूनियन काउंसिल्स एक्सेप्ट कर ली, बिल्कुल कर ली। फिर उसके बाद जब 1 महीने पहले इलेक्शन से 1 महीने पहले इलेक्शन कमीशन को लिखा कि हमें 30 दिन का टाइम दे दें, हम इन 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड करके इलेक्शन कराएंगे। ये लिख दिया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। 53 यूनियन काउंसिल्स में पूरा एक शहर बनता है, पूरा एक शहर। इलेक्शन कमीशन ने वो बात नहीं मानी और कहा नहीं जी इसी डेट पे इलेक्शन करो। अब हम सारी पार्टीज के पास गए कि भाई 3 सालों के डिले के बाद ये इलेक्शन हो रहा है, 30 दिन और ठहर जाओ। कराची को 53 नई यूनियन काउंसिल मिल रही हैं, एक पार्टी ने भी हमारी बात नहीं मानी। इलेक्शन अगर मेरी पार्टी उस इलेक्शन में चले जाते तो कराची को 53 यूनियन काउंसिल्स नहीं मिलते। हमारे इलेक्शन ना लड़ने की वजह से, फॉलो अप करने की वजह से आज कराची की 246 यूनियन काउंसिल्स तो आपने जमात इस्लामी को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया? क्योंकि बहुत सारे उर्दू बोलने वाले तो जमात इस्लामी में भी मौजूद हैं। हाफिज साहब सोलो फ्लाइट के चक्कर में उन्होंने कोई शेरवानी वगैरह कोई सलवार की थी, उनको लगता था कि वो बिल्कुल वो ऊपर जाएंगे बहुत ज्यादा और उन किसी से मिलेंगे तो कोई मसला हो जाएगा उनको। हम 10 दफा उनके पास गए हैं। सर इलेक्शन तो चले हो गए, वहां पे आप नहीं गए। अब बताइए कि कराची के शहरियों को जो मसाइल हैं, एमक्यूएम उतनी वोकल क्यों नहीं नजर आती? ऑन ग्राउंड आपका कारकुन, आपके लोग उस तरह से मौजूद हैं जिस तरह होते हैं, जिस तरह होते थे, मतलब उस तरह से नहीं चाहिए, मतलब फिर भी बेहतर। अच्छा, साथ ही ये भी बता दें कि आम इलेक्शंस पे आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी वोकली अब 90 दिन की बात कर रही है। लेकिन आपको जो सेदेस कि हम जो है नज़र नहीं आ रहे। अभी हमने इतनी बड़ी फतह हासिल की है सेंसस के ऊपर। बड़ी अजीब सी बात है कि अपने आप को गिनवाने में हमें कम कहना पड़ता है इस मुल्क में कि हमने बड़ी फतह हासिल की है। 7 अप्रैल की डेट निकालें, अखबारों को उठाएं। इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इन्यूमरेटर्स ने और डीसीज ने ऐलान कर दिया कि 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है और कराची की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है। हम चूंकि फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, वो काम कर रहे थे जो आप कह रहे हैं, जो एक्टिव थे सारे लोग, कन्वीनर से लेकर वर्कर तक। हमने वजीर आजम से मीटिंग करते जब डेट्स बढ़ाकर हम जब जुलाई 22 को हमने इसे क्लोज किया है तो 2 करोड़ 3 लाख लोगों पे क्लोज करके 73 लाख 7.3 मिलियन पीपल आफ्टर कंप्लीटिंग द डेट वाज एंडेड अप। एंड उसके बाद जो है वो हमने 73 लाख लोगों को ऐड करवाया है इसी कराची में। और आपको पता है अगर सेंसस और हमारी 1 सीट एमएनए की बढ़ी है, हमारी 3 जो है प्रोविंशियल असेंबली की सीट बड़ी है कराची की, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है मैं समझता हूँ इस पीपल्स पार्टी के सामने। फिर रोजाना हम जो है वो ग्राउंड पर हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर नई हल्काबंदियों के बाद होने चाहिए इलेक्शन या ऑफ कोर्स, क्योंकि जाहिर है आपका तो प्राइमरी मुतालबा था, आपका तो प्राइमरी मुतालबा था सीसीआई। बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं उसके बगैर आप इलेक्शन? उसके बगैर इलेक्शन फिर आप अगर आप कराएंगे तो वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं कहलाए जाएंगे। व्हेन डू यू सी इलेक्शंस हैपनिंग? आई थिंक फरवरी तक हो जाने चाहिए इलेक्शन। ठीक है जी, फरवरी तक हो जाने चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस फैसले के खिलाफ अब आगे इसको चैलेंज करने का फैसला किया है, एक कमीशन बताने का मुतालबा भी किया है। बहुत सी हमने बातें की हैं, आई गेस काफ़ी हो गई सुबह के लिए पॉलिटिक्स एंड ऑल। हमें पता है कि हम जरा सेंस ऑफ कॉन्सोलेशन थोड़ी सी हम जरा दुखी हैं, हमारा ज़रा दिल टूटा हुआ है। लेकिन हुआ ये है कि कल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे मैच हार गया है और ऑस्ट्रेलिया जो हमें धकेल कर नंबर 1 स्पॉट पर आ गया था ओडीआई रैंकिंग में, आईसीसी की ओडीआई इंटरनेशनल रैंकिंग में, उसको अब हमारे साथ ये स्वीट स्पॉट शेयर करना पड़ रहा है। सो ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान दोनों टीमें जो हैं आईसीसी की ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक नंबर
1 वनडे टीमें हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद इंडिया का क्या हाल है, और ऑब्वियसली उनका बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी हमसे, लेकिन अगर इन रैंकिंग में देखा जाए तो वो तीसरे नंबर पे हैं। तो हम कर रहे हैं शेयर ये स्पॉट विद ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पे इंडिया। सो वी ओके, आई थिंक सो फार सो गुड हम कह सकते हैं। और साथ साथ कौमी टीम की आपको पता ही है एशिया कप की मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई हैं, और भारत के हाथ तो कहना नहीं चाहिए लेकिन बदतरीन शिकस्त के बाद, लेकिन अब बार बार कितना मतलब प्लेयर्स की इंजरी भी हमें परेशान कर रही है। इसमें अच्छी खबर एक और भी है, और वो खबर ये है कि हमारे कप्तान बाबर आजम तीसरी मरतबा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं वंस अगेन। जबरदस्त। देखिए ये बात होती है कि अपने आप को कंसिस्टेंट रखना, और कंसिस्टेंसी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें अगर आपको पता है ना कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जब बाकी मैचेस जीतेगा तो वर्ल्ड कप में हम जाएंगे बीइंग द नंबर 1 ODI टीम इन द वर्ल्ड। तो हमारी कोशिश यही है। अगस्त के महीने की एक्चुअली परफॉर्मेंसेस को गेज किया गया और उसकी बिना पर इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। कप्तान बाबर आजम ने अगस्त में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज और एशिया कप में नेपाल के खिलाफ 151 रन की इनिंग की शानदार परफॉर्मेंस दी थी, और उसके बाद ये सूरत हाल सामने आई है। सो कंग्रेचुलेशंस टू द कैप्टन and congratulations once again to the team and us. हम कितने मतलब दुखी हुए हैं after what happened day before yesterday, तो थोड़ा सा हमें भी एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको पता है, हम तो लेके आते हैं, ढूंढ के लाते हैं, और खबर ये है कि कबायली अजला की तारीख में पहली बार एक खातून SHO तैनात की गई हैं। हाउ आई मीन अमेजिंग, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना। तो आपको जल्दी से इनके बारे में बता दें कि 35 साल की समरीन आमिर ने पारा चिनार पुलिस स्टेशन में चार्ज संभाल लिया है, और समरीन आमिर 13 साल पहले महकमा पुलिस में बतौर रिसर्चर या सर्चर, नहीं रिसर्चर ही कर लेते हैं, क्या सर्च कर मतलब सर्चर भी होता है, आपको पता है लेडी सर्चर्स होती हैं ना। अच्छा वो सर्चर, हाँ लेडी सर्चर्स होती हैं। सर्चर भर्ती हुई थी, बाद में कबायली इंजमाम के बाद बाकायदा महकमा पुलिस का हिस्सा बनी। समरीन आमिर के मुताबिक ख़वातीन के मसाइल को हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। समरीन, आई एम श्योर आपके वालिदैन, आपके घर वाले आप पे बहुत फ़ख्र कर रहे होंगे, हमें भी आप पे बहुत फ़ख्र है, और ये जो चेंज है ना ये आहिस्ता आहिस्ता करके ही आएगा, और इंशाल्लाह वहाँ उन इलाकों में जहाँ ख़वातीन इन पोजीशंस क्या इन जगहों पर पहुँचने का नहीं सोच सकती थी, अब उन ऑफिसेज में अपने लिए कुर्सी हासिल करते हैं। बाय द वे ये पोस्टर जो है ना, रियल मैन डोंट अब्यूज वुमेन, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको उर्दू और हर ज़बान में ट्रांसलेट करके हर जगह लगा देना चाहिए, बिकॉज दिस मीन्स समथिंग। अच्छा, एक चीज़ जिससे और हमें तसल्ली हो रही है वो ये हो रही है कि निगरान हुकूमत और सियासती इदारों की जानिब से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और मुल्क की क्रैकडाउन किया जा रहा है, स्मगलिंग के धंधे पर कारी ज़रब लगी है। बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए, देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत मुसलसल कम हो रही है। चीनी खाद और आटे की स्मगलिंग पर भी काबू पाया जा रहा है। ज़ख़ीरा की गई हज़ारों खाद की बोरियां भी पकड़ी गई हैं। चीनी स्मगलर्स के खिलाफ भी घेरा तंग हो चुका है। कल इंटरबैंक में डॉलर ₹1.27 सस्ता होकर ₹299.89 पर बंद हुआ है। अच्छा, ये लग रहा था ना कि ये 300 से कभी कम नहीं होने वाला, तो अब लगता है कि शायद ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं उससे कुछ बेहतर हो ही जाए। तो याद रहे कि इस वक्त इंडियन बैंक में डॉलर जो है गुज़िश्ता 20 रोज़ की कम तरीन सतह पर है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि अच्छी बात है। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 300 रुपए पर बरकरार है, लेकिन अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो इंशाल्लाह इससे कम हो ही जाएगा। मतलब इन्होंने अंत मचाई हुई थी इधर से उधर, आपको पता ही है किधर जा रहा था किधर नहीं हो रहा था। हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा था, उधर हमारे एक हमसाया मुल्क है वहाँ पे सब ठीक चल रहा था। अभी माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब बताइएगा, डॉलर की कीमत इंटरबैंक में भी 300 के लेवल से नीचे आ गई है, थैंक गॉड। ओपन मार्केट में तो इससे भी कम रही है। आपके ख्याल में यह सिलसिला कहाँ तक आकर रुकेगा और होपफुली ये मामला टिका रहे, बना रहे इसी तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये तो प्रिडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है, मगर आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस करें तो जब से केयरटेकर हुकूमत आई थी उस वक्त इंटरबैंक में कोई 285 या 290 के बीच में था रेट, और जो आपके ओपन मार्केट में 295 के करीब था।
इसके बाद से ये स्पेकुलेशन शुरू हुई और लोगों ने ओपन मार्केट में बिलखुसूस जो छोटी मार्केट है वहाँ पे ख़रीदारी करना शुरू की, ब्लैक मार्केट ग्रे मार्केट में भी ख़रीदारी करना शुरू की, जिसकी वजह से प्रेशर इंटरबैंक मार्केट पर भी आया और हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो 30-35 रुपये हो गया था। अभी चूंकि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि ये स्मगलर्स हैं या जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मुल्क से बाहर पैसा जा रहा है इलीगल चैनल के थ्रू, उस पर सख्ती की जाए। फिर एक्सचेंज कंपनीज के कानून को भी सख्त किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से। तो हमने देखा है कि बहुत तेज़ी से करेक्शन हुई है और 335-340 का जो रेट था अब हमें 299-298 के करीब ओपन मार्केट में देखने को मिला और कुछ सिटीज़ में तो दिलाते हैं कि इससे भी कम है। तो अगर हम एनालिसिस करें तो पुरानी सूरत हाल के करीब पहुंच चुका है, मे बी अनदर 5-7 रुपीज़ और गेन कर जाए रुपी, फिर इसके बाद ये पुरानी सिचुएशन पे आ जाएगा। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत जो स्मगलिंग पे काबू पाने की कोशिश कर रही है वो कितनी कारआमद रहती है, कितने अरसे रहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें IMF का लोन है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस हैं जिसमें स्लो डाउन देखा गया था, और जो दूसरे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं इवेंचुअली रुपए की कदर को आने वाले दिनों में वो तयन करेंगे। अच्छा सुहेल साहब, अब ये भी बताएं कि डॉलर जो है वो शुक्र है कि कंट्रोल हो रहा है, 2-4 दिन में हम होप कर रहे हैं कि पेट्रोल का भी कुछ हो जाएगा। स्टॉक मार्केट वाले जो हैं कुछ तसल्ली में नज़र आ रहे हैं, तो क्या इस वक्त आपको ज़रूरत नज़र आ रही है कि स्टेट बैंक पॉलिसी रेट जो है उसको भी बदले? देखिए, स्टेट बैंक का इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड है और उनको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। जब से पिछली मॉनेटरी पॉलिसी हुई है उसके बाद 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो थोड़ी तशवीशनाक हैं। एक चीज़ तो करेंसी थी तशवीशनाक जो अभी सही हो रही है, तो आई थिंक ये फैक्टर जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया। मगर दूसरा हमने देखा है कि बिजली की, सब्जियों की, आटे की, चीनी की और दूसरे पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इन्फ्लेशन जो है तवक्कुआत से ज़्यादा हो। और तीसरा हमने देखा कि जब से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन IMF के प्रोग्राम के बाद रिलैक्स हुई हैं तो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। तो इनको देखते हुए बज़ाहिर तो लग रहा है कि शायद स्टेट बैंक थोड़ी मज़ीद टाइटनिंग करे। अब वो इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ाता है, 2% बढ़ाता है, वो देखना पड़ेगा। मगर हालात बता रहे हैं कि रुपए में इस्तेहकाम के बावजूद शायद स्टेट बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करे। चले, गुड। अब ये बताइएगा, जब हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, हालात हमें पॉजिटिव लग रहे हैं, तो उम्मीद की जाती है कि मईशत का फ़ायदा होगा, लेकिन आवाम को महंगाई में रिलीफ भी मिलेगा। क्या आपको लगता है कि इसमें भी कोई, इस मामले में भी कोई बेहतरी आएगी? मतलब लोग भी कुछ सुख का सांस ले सकेंगे, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा हमें? और 10-15 दिन में ही अगर ये हो जाए, मतलब वरना तो हम बहुत ही लॉन्ग टर्म होप करते हैं, लेकिन क्विकली अगर ये कुछ हो सके। देखिए, 10-15 दिन कुछ नहीं होते इकोनॉमी के लिए और आवाम के लिए भी। आवाम को तो स्टेबिलिटी चाहिए और लॉन्ग टर्म पे खुशहाली चाहिए, जिसके लिए मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा कि ये टेम्पररी मेजर ज़रूर हैं और अच्छे मेजर्स हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए और स्मगलिंग भी नहीं होनी चाहिए, मगर हमें देखना है कि जो फंडामेंटली जो पाकिस्तान है वो कहाँ खड़ा है। IMF का जो रिव्यू है वो पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता, जो इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं वो मटेरियलाइज होती हैं कि नहीं होती, जो टैक्स टू GDP रेशो और जो दूसरे पाकिस्तान के क्रिटिकल इश्यूज हैं उस पर जो सख्त रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है, क्या ये हुकूमत या आने वाली हुकूमत कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो मेरे ख्याल में 10-15 दिन में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो। आने वाले कुछ महीनों में ही पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान की मईशत सही समत पर है, और अगर वो सही समत पर होगी तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि महंगाई में कुछ बेहतरी हो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल, माशी तज्जियाकार। और वही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी मतलब ना एक्सपेक्ट किया जाए, कुछ देर लगती है ऐसी चीज़ें होने में। अलादीन का चिराग तो है नहीं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जिसके लिए आपको इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हो रहा है जी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल जारी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की परफॉर्मर जो हैं वो अपने फ़न का मुजाहिरा करके हाजरीन के दिल जीत रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी फीडबैक देख रहे हैं। इट्स अ लॉट ऑफ फन। बहुत से लोग जो हैं हमारे शो पे हैं, लोगों ने, और हमारे शो पे भी बहुत से परफॉर्मर्स आए हैं। अब कल शाम जर्मन ग्रुप की परफॉर्मेंस का सबको इंतज़ार है, और इसके बारे में आप बताएं।
भाई इस शो का नाम है या इस परफॉर्मेंस का नाम है ट्रैजेडी। सो इससे आप बहुत कुछ अखज़ कर सकते हैं कि एक तो ट्रैश या कार्बन फुटप्रिंट से मुताल्लिक कोई बात है, फिर क्या कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है, ये भी देखना ज़रूरी है। और प्लास्टिक के जो हमारे दुनिया पर पड़ने वाले असरात हैं उस पर ज़रा एक बड़े सटल अंदाज में, हंसने हंसाने वाले अंदाज में रोशनी डाली जाएगी, लोगों को सोचने और हंसने दोनों पर मजबूर किया जाएगा। ये जर्मन ग्रुप परफॉर्मर का हमारे साथ मौजूद है इन द स्टूडियोज। वी हैव सबसे पहले तो डैनियल इज विद अस हु इज a performer and so is Mahilena. Welcome to our show, and we have the tour manager Martin as well. Thank you so much for taking out the time. Welcome to Pakistan and welcome to the show, Geo Pakistan. Let's start off with the name Tragedy. So who's going to explain, you know, what that is? We get hints of it. What is it about? Let's but start yes, with you Martin. can explain it better. Martin, you can tell us. Yes, it's a simple mix of the word trash and the tragedy, and maybe a hint of comedy as well, because it's a light performance, a humorous performance in a way about a serious topic. Okay, lovely. My only concern right here is that is it in German, is it in English? Will people be able to really get the message, do you think? Yes, I think they will. It will be mostly physical performance with English texts from audios and written signs. So okay. So easy for people to grasp. There will be a little bit of German, but not necessary to understand. So and it will be subtitled. So if we play the footage that we are seeing on the screen here, we can see Daniel, but is that Mahilena, you behind Daniel, or is that someone else? No, that is someone else. That is actually the director of the piece, Leandro. But would that be you this time around? This time it will be me, because we play this piece for a long time already, and I came later. Like I came 2016, I played it the first time. It was created in 2012. Oh, yes. Nice. So you have performed it in a lot of countries then, I assume? Yes, we played more than 200 shows all over the world, more than 20, 30 countries. But it took you years to come to Pakistan and perform it. And we see a lot of paper cups as well, so we know a lot of trash there. Yes, a lot of connection. But how do you usually when we see plays, there is a storyline, a theme, it's more family oriented or something like that when we talk about Pakistan. This is different. So who came up with the idea, if one of you could tell us? And that we are going to perform this one there when we go. Yes, well, the idea for the piece was is by Leandro Case. He had the idea for the piece, and we created the piece and the storyline together. So we came up with the storyline of taking the history of humankind as a context, like going very quickly through, starting with the Big Bang and getting to where we are now in about 10 to 12 minutes. Okay. And then it's about, okay, the current situation, how do we cope with the current situation, what do we do that affects the world? Mahilena, what do you have to do to keep the audience interest, you know, in a piece when you guys are performing, whatever duration it might be, half an hour, 40 minutes, an hour? And it's a long play. It's about 50 minutes. And when there's a message, and that too about trash and our carbon footprint, you know, one would assume that it may get a little boring for the audience. So how do you keep that interest intact? You know, going so that they enjoy it, but they also get the message. They take something back with them. Yeah. So I think one thing is to trust the piece itself. The piece is a really great piece with a lot of dance and language and fighting and confusion and a lot of emotion, and I think that's really interesting. I think the dramaturgy is really, there's a big tension, it's exciting, but it's also a topic that that has really to do with our daily life. Okay. And I think everyone can see themselves. And the topic is universal. It is a problem of everybody in every country. Martin, you wanted to add something to it? Yeah, it's a mix of all kind of media. Like when we developed the piece, I made videos for the piece, I made the sound, the music for the piece too. And Daniel is a physical performer, physical theater actor. Leandro is more from dance, and Julia is also a dancer who developed the piece with us. So it's all this mix of physical theater, dance, video, sound, language. So it's highly entertaining in a way that every couple of minutes it changes. So there's video segments, there's just music. So the audience wouldn't be bored, they're like, you know, glued to it, they want to know. It is very entertaining. Yes, we've never had anyone get bored.
I would say. Yeah, and there's also there? a little interaction. Oh, okay. Yeah. With the audience? Yes. All right. Very little. Very little. Okay, should we थोड़ा सा हम translate a little bit? तो ये कह रहे हैं एक तो environment है, आपको पता है माहौलियात की हम बहुत बात करते हैं, तो ये एक बड़ा basic और हम तो सफर करने वाला ग्लोबल वार्मिंग से हम तो एक रिसीविंग एंड पे आपको पता ही है रहे हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें ऑडियंस के साथ भी थोड़ी सी इंटरेक्शन है, और इसमें डांस है, इसमें एक्शन है, इसमें कॉमेडी भी है, इसमें ड्रामा भी है जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि मैसेजिंग तो है, लेकिन वो मैसेजिंग आप पे थोपी नहीं जाएगी, बहुत एंटरटेनिंग अंदाज में आप तक पहुंचाई जाएगी. So Daniel, your first time here in Pakistan. Yes. How's it been so far? Great. Wonderful. Lovely. All of you just arrived, although yesterday. Yes, we only arrived yesterday. But you have had something like Pakistani food. Did you try any of it? Yes, we went. Amazing. We went for dinner yesterday. It was very, very nice. Yeah. And how long are you here, guys? We stay until Saturday. Unfortunately, we only have a couple. So you would only be performing in Karachi? Yes. Yes. Okay, so because we understand that this has been going on for a while, for many years, so where have you received the best, appreciation for this, and where did you think that people actually really connected with it? Like the audience reaction, I must say, all over the world, it works for an audience. So playing the first time, for example, for a Japanese audience, we were very excited, like how would they react? But it appears people connect with the piece. So all audience reactions are very different, but you cannot really say. Do you guys tweak it a little bit according to the country region, that you are country that you're playing in? Yes, sometimes. Yeah. Okay. There are when we sometimes you know you have to go more for the humor or for the slapstick. There are like little slapstick elements that we sometimes go more into when we feel the audience wants to laugh. They want to be more entertained, and sometimes we need to be a bit more subtle. So is it like that? Does it come naturally while you are on stage, or do you pre-decide it that that's how? I would say you can't pre-decide it. You have to see, because it's not only a cultural thing. It's also, when we play in Germany, some cities are different, or some audiences are different than others. So how do you keep your interest alive for such a? You have been performing the same play again and again for such a long period of time. What keeps you going? Mahelena, you tell us. Yeah, I almost did all the 180 performances. There was a short trip I didn't join, but I did the 175. It keeps entertaining. Like the piece is entertaining. Because there's a new audience every time you perform. Exactly. So yes, I think that must be the. And traveling now to Karachi, it's wonderful. It's amazing. So this keeps everything going. And then I play with Daniel and Marilena, who are amazing, and we play with other performers too. So the mix keeps. What's the strength of your performing group? How many people are there? Like the core is 3 people. Okay. It's Daniel and Julia and I. But Marilena works with us for like 7 years already. Okay. And we have more performers and other artists. Just that you know that this topic is very important for us, because we, as Huma said, that we have been at the receiving end of this problem. Yeah. So our carbon footprint is not that big, but the devastation that we see in the summer season, in floods, in form of floods and other things, has affected us a lot. Yes. And so this should mean a lot for the audience that will, hopefully, inshallah, come and watch you. So this is going to be tomorrow. At 8. At Arts Council. Yes. तो हम काफ़ी अरसे से आप लोगों को बता भी रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म के वहाँ प्लेस जो हैं, ये पूरा एक फेस्टिवल है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, परफॉर्मेंसेस हो रहे होते हैं, और हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है. देयर इज़ अ मैसेज इन देयर, जो कि अब्दुल्ला जिस तरह आप कह रहे थे कि ये थोपा नहीं गया, आप इंजॉय भी करेंगे और आप मैसेज भी लेंगे, और ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितना हम सुन रहे हैं ये मुझे इंट्रीग कर रहा है. Yes. Very nice. Thank you so much, guys, for being here. Daniel, Mahelena, I'm so glad that we were able to say your name. This is the own version of a name, Prime Minister. Yeah, I'm sure he made it easy for us. Thank you. Best of luck. Enjoy Karachi. आजकल करते आखिर वो दिन आ गया है. बता दो आगे कौन सा दिन आ गया. वैसे ये बात तो मैंने सुबह से सोची हुई थी कि इसे शुरू करना है. इस पे बहुत सारे गाने भी आ रहे थे मेरे ज़हन में. हम गानों पे नहीं जाएंगे क्योंकि इस पे इंतजार पे आने पे अच्छा समझ आ गई है. बेसिकली वो दिन आ गया है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है. 21 अक्टूबर.
यस, तो 21 अक्टूबर जो है वो लाहौर में लैंड करेंगे। उनका ये कहना है लीगी कारकुनों के लिए यकीनन ये ऑब्वियसली खुशी की खबर तो होगी, क्योंकि उनके सियासी मुखालफी नवाज शरीफ के लंदन में मुस्तकिल क़याम पर उन्हें ताने दे रहे थे बहुत अरसे से, बहुत सालों से। और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान लंदन में मौजूद शहबाज शरीफ ने खुद किया। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करें। पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़र है और इंशाअल्लाह दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था। उधर पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में दाखिल हो चुकी है। बिलावल भुट्टो की अवामी राब्ता मुहिम जारी है। वो वैसे मुझे लगता है वो शायद बाद में दूसरी जमातों पर ख्याल आए, वो बड़े सही टाइम पर निकल गए हैं अवाम में कैंपेन करने के लिए। बट लेट्स सी ही इज देयर, बट लेट्स सी कि वो कितना इसे कैरी ऑन कर पाते हैं। अगर इलेक्शन और डिले होते गए तो एग्जॉस्ट ना हो जाए ना सारी एनर्जी। इलेक्शनियरिंग और ये कैंपेनिंग में कोई एग्जॉस्ट नहीं है। एग्जॉस्शन का खैर ये सिलसिला चल रहा है। वो जारहाना बयानात दे रहे हैं, अपने साबिक इत्तेहादियों पर तंज के निश्तर भी चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्जामात भी लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो बस एक ही जमात को उनके मुताबिक मिल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। कराची में जो ऑफिसर्स लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सियासी तंज का जवाब देते हुए कहा, इलेक्शन से नहीं भाग रहे, जल्द इलेक्शन मांगने वाली पीपल्स पार्टी ने खुद नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दी थी। आज आप इलेक्शन और 90 दिन की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल कल इलेक्शन करा दें, हम कल भी तैयार हैं। अच्छा, लेकिन सवाल बुनियादी ये है कि क्या इलेक्शन कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दे दें कि वो फैसला करे कि वो हमें शेड्यूल देगा? क्या हम इलेक्शन शेड्यूल के लिए सदर मुमलिकत को ये इख्तियार दे दें कि वो हमें शेड्यूल देगा, या उसके लिए इलेक्शन कमीशन बज़ात खुद एक इदारा है? उसके बाद इस गवर्नमेंट ने, जिसमें पीपल्स पार्टी जो है दूसरी बड़ी क़ुव्वत थी, हम तो बहुत पीछे थे ना जी, वो तो दूसरी बड़ी क़ुव्वत थी जी, उन्होंने नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया। अब बज़ाहिर लग रहा है कि बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन के कंधे का इस्तेमाल करके मुस्लिम लीग नून को हदफ तनकीद बना रहे हैं। ये तो तय है कि नवाज शरीफ की अक्टूबर में वतन वापसी के बाद इलेक्शन के मामलात में तेज़ी आएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान से इस बात को भी तक़वियत मिली है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि नून लीग इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए पहले दिन से नवाज शरीफ की वापसी की राह देख रही थी। अब तो मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कानून के साथ साथ सियासी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। 1.5 साल की इत्तेहादी हुकूमत ने नून लीग की सियासी मुश्किलात में बहुत इजाफा किया है। मतलब महंगाई का आलम देखें, लोगों की ज़िंदगी मुहाल हुई हुई है। वोटर्स महंगाई की वजह से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से नाराज़ हैं और आवाम का दोबारा एतमाद हासिल करना मियाँ नवाज शरीफ के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। और इसके अलावा उन्हें पीपल्स पार्टी के साथ सियासी जंग के लिए भी प्रॉब्ली तैयार रहना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनके लिए मियाँ साहब क्योंकि काफ़ी सालों बाद वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसके लिए तैयार भी रहना होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। राना साहब, तारीख का ऐलान हो गया है और सालों बाद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सेहतयाब होने के बाद वतन वापस आ रहे हैं, तो क्या ये इशारा समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन जल्द होने का यकीन हो गया है, या फिर यकीन दहानी करा दी गई है? हुआ क्या? जी बिल्कुल समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पहले भी यकीन था और अब भी यकीन है कि आइन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला डीलिमिटेशन के बाद जो है इलेक्शन जनवरी के तीसरे आखिरी हफ्ते में या फरवरी के जो है वो पहले हफ्ते में जो है वो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो होंगे। डीलिमिटेशन का अमल जो है वो 30 नवंबर तक मुकम्मल हो रहा है, तो उसके बाद इलेक्शन जो है उनका होना यकीनी है।
ओके, ठीक है। अब आप पता नहीं किस यकीन दहानी की बात कर रही थी। राना साहब, नवाज शरीफ की वापसी के बाद ये भी नेचुरल सवाल है कि अगर वो आपकी जमात के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं? सर, कानूनी तौर पर तो अमली सियासत में शिरकत के लिए बड़ी रुकावटें हैं। उन्हें ख़त्म करने के अलावा करने का क्या, कराने के लिए क्या प्लान क्या है आपका? बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं है ना इसके अलावा कि वो ख़त्म हो और फिर कैंडिडेट बने। देखें, इसमें एक ही रुकावट है और वो आइन में अमेंडमेंट से भी दूर हो सकती है, और उसमें जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि लेजिस्लेशन हो चुकी है, कानून जो है वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, जिसके तहत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली जो है वो 5 साल तक हो सकती है। वो कानून इन फील्ड है, उसे न तो किसी अदालत से और ना ही किसी फोरम से कलअदम करार दिया गया है। तो लिहाजा एक जो कानूनी राय है उसके मुताबिक उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जहाँ तक उनकी सज़ा का तल्लुक़ है तो वो बहुत कमज़ोर केस है। उसमें पहले भी जो है वो मरीम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर साहब जो कि उस केस में सज़ा हुए थे वो बरी हो चुके हैं, और उनका जो फ़ैसला है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है उसके मुतल्लिक़ भी जो बहस और जो हवाला हुआ है तो उस रेफरेंस के हवाले से भी जो है वो उनका केस बहुत कमज़ोर है, और इंशाल्लाह वो जैसे ही आके उनकी अपील की समाअत होगी तो वो उसमें बरी हो जाएंगे। अच्छा, अब नज़र यही आ रहा है कि मियाँ साहब की वापसी पर वही रिवायती PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी वाली रिवायती सियासत पे वापस चले जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी ने तो पुराने इल्ज़ामात लगाने भी शुरू कर दिए हैं। बाय द वे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तैनातियाँ, तकर्रियाँ आपकी पार्टी को सूट करने वाली कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं है। तो इस शिकायत का अजाला कैसे करेंगे? देखें, ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो तो उस वक्त हुई है जब केयर टेकर सेटअप जो है वो बना था। ये आज से कोई 6 महीने 7 महीने पहले की बात है, ये कोई आज तो नहीं हो रही। वो तो तकर्रियाँ और तबादले जो है केयर टेकर गवर्नमेंट्स आते ही करते हैं, और वो पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी किए। तो ये 7 माह बाद अब कैसे ये ख्याल आ गया कि जी ये तकर्र और तबादले जो है वो किसी के कहने पे हो रहे हैं? जब हुए थे अगर इतराज़ था तो उस वक्त किया जाता। मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी बयानिया है, और इलेक्शन जब करीब हों और जब इलेक्शन में पार्टीज़ ने जाना हो तो फिर उस हवाले से जो है वो सियासी बयानिए बनाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है कि इस किस्म का बयानिया जैसे वो समझते हैं वो सूट करता है, तो इसलिए वो अपनी सियासी जो है वो बयानिए के तौर पे जो है वो चीज़ों को अपनाएंगे, लेकिन इनमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा राना साहब, इन्हीं दिनों में, बल्कि इनफैक्ट आजकल में ये भी खबरें तो बहुत दिनों से हैं कि सदर अलवी ख़ुद इलेक्शन की कोई तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आपको पता ही है वो इससे नाखुश है। अब क्या लगता है आपको, इस तरह की कोई तारीख आती है तो एतराज़ होगा? आपको लगता है कि आइनी हैजान पैदा होगा, या वेलकम करेंगे इस किस्म के किसी इक़दाम को? जब डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो नोटिफाई हो चुका है, उसके ऊपर अमल हो चुका है, बल्कि वो अपने पहले इब्तदाई 3 मरहले जो है उनको जो है वो अबूर कर चुका है, और आइन का तकाजा है जो सेंसस है वो कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक की राय के साथ अप्रूव हुआ है, और जो 18 का इलेक्शन है वो जिस सेंसस पे हुआ था 2017 के सेंसस पे बाकायदा इस बात के ऊपर तमाम सियासी कुव्वतों का मुआहदा है कि दूसरा इलेक्शन इस सेंसस पे नहीं होगा, दूसरे इलेक्शन से पहले जो है वो दोबारा सेंसस होगा। तो अब सेंसस होने के बाद जब वो पब्लिश हो गया है तो अब आइन का तकाजा है, डीलिमिटेशन होनी है, और वो हो रही है, बल्कि उसमें काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। तो इसलिए अब तो इलेक्शन कमीशन भी डेट अनाउंस नहीं कर सकता इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद, और ना ही प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने जिस कानून को अपने दस्तखतों से जो है वो एक्ट बनाया है उसके तहत ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, और सदर साहब के पास अगर इख्तियार था
तो जिस दिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं उस दिन वो कर देते। उस दिन असम्बलियों के डिज़ोल्व करने के ऑर्डर के साथ ही तारीख का ऐलान भी कर देते, लेकिन उनके पास ये इख्तियार था नहीं। ये उनकी आफ्टर थाट है उस सियासी जमात को जिसका वो हिस्सा रहे हैं, और सदर होते हुए भी उन्होंने जो है वो अपना वो एंगल जो है उसको हमेशा जो है वो तरजीह दी है, ना कि अपने मनसब के तकाज़ों को। तो ये उनकी आफ्टर थाट है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसकी कोई मानी और कोई उसकी अहमियत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको बताते हैं कि कराची में बड़े क्रिकेट मेले की तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। और हो क्या रहा है जी, 18 सितंबर से कराची में ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप का आगाज़ हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा वेस्ट इंडीज़, कनाडा, कैन यू इमेजिन, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूएई और हांगकांग की टीमें जो हैं वो शरीक होंगी। और ग्लोबल कप के मैचेस कराची के 7 वेन्यूज़ पर। मुझे नहीं पता था कि सऊदी अरेबिया की भी कोई क्रिकेट की टीम है। हेलो, कनाडा और अमेरिका की क्रिकेट की टीम है, बट है पाकिस्तान की तरफ से शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, हमारे तो स्टार्स जाएंगे। मिसबाह उल हक, अब्दुल रज़ाक एक्शन में नजर आएंगे। तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त आप देख सकेंगे, और अब्दुल रज़ाक जो इसमें भी मौजूद होंगे वो हमारे साथ, तो आपको पता ही मौजूद होते हैं। Earlier we were talking about the performance of our players because they are so distracted, a lot of them, by leagues and stuff. लेकिन ये over 40 वाला सीन इसलिए बेहतर है because वो आपकी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है ना, वो over 40 वाले में है। तो रज़ाक भाई, कराची में ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप का मेला सज रहा है, आप भी इसमें शरीक होंगे। अब इस लेवल को टूर्नामेंट वेटरन क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुआ। एक्साइटेड हैं या what are the feelings? What are your thoughts? नर्वस तो मैं पूछने वाला था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये सुना ग्लोबल वर्ल्ड कप हो रहा है और एक्साइटमेंट तो है, और पूरे वर्ल्ड से टीमें आ रही हैं ओवर 40, तो ये बड़ी अच्छी चेंज है। उम्मीद है ये से कंटिन्यू होगी, और जिससे जितने भी फार्मर्स प्लेयर हैं वो खेलेंगे और काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगी। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है इसमें, और आप इसमें अपने 2 सेंट्स डाल सकते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट्स जो हैं वो एक कल्चर भी बनाते हैं कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, फिटनेस बड़ी ज़रूरी है। तो हमें तो ये एलिमेंट इसका एक बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारे जितने लोग जा रहे हैं वो फिट ही हैं माशाल्लाह। हाँ भाई, आ भी रहे हैं ना बहुत से, तो लेट्स सी कि कौन कितना फिट है। लेकिन अगर फिट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप कर नहीं सकते ये। तो आपके ख्याल में ऐसे इवेंट्स मजीद होने चाहिए या साल में एक आधी ठीक है, क्योंकि फिटनेस बड़ी ऑप्टिमम होनी चाहिए? कि अभी डोमेस्टिक का भी सीज़न होना है और एक टाइम पीरियड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे अप्रैल टू अगस्त तक काफ़ी टाइम पीरियड खाली होता है। कराची में बड़ा ज़बरदस्त वेदर भी होता है, तो उसमें आप ये करा सकते हैं। नाइट मैचेस भी हो सकते हैं। अगर ओवर्स कम कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 45 ओवर्स बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें देखा जाए 30 या 35 ओवर का मैच होना चाहिए। ऑलराइट, इधर ही। अच्छा रज़ाक भाई, लास्टली अब ये भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट में शाहिद आफरीदी हैं, मिसबाह हैं, यूनुस खान भाई हैं। भाई शाहिद आफरीदी 40 से ऊपर है, आज पता चल गया। अब तो दमादों वाले हो गए अब तो। उससे क्या होता है भाई, एक एज पे आके रुक जाते होते हैं लोग और फिर लगते भी नहीं है ना। बट ही डज लुक। आपके ख्याल में सबसे अच्छी मैच फिटनेस किसकी है आप सब में? देखिए, ओवरऑल देखा जाए शाहिद अफरीदी खेलते आ रहे हैं और मिसबाह उल हक भी फिटनेस वाइज काफ़ी बेहतर है। मैं ज़रा छोड़ी हुई थी क्रिकेट, अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा हूँ फिटनेस में, पर ये कि इन दोनों की फिटनेस ज़्यादा अच्छी है। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड एवरीबडी एल्स। और कमाल की बात है, मतलब अच्छा खेलें, और ऑफ कोर्स वी शैल बी फॉलोइंग। थैंक यू। कल मैच है और ये कल सुबह बात कर लेंगे ना उसकी, अभी टेंशन ना लें। टॉक अबाउट इट टुमारो। हाँ, ये सेमीफाइनल किसी सूरत हाल क्या बन चुका है इनफैक्ट, सो वी हैव टू विन, एंड अगर बारिश ना हो तो फिर खुदाफिज, हो गया टाइम।